हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देर ना करते हुए चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसका राइट आंसर होगा आंसर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। अन्य जानकारियां इसके विषय में है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1936 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। और हरिहर और बुक्का दोनों संगम के पुत्र थे। इनके पिता का नाम संगम था और अपने पिता के नाम पर अपने वंश का नाम संगम वंश रखा। अपने पिता के नाम पर इसका नाम संगम वंश रखा। तो इसे भी याद रखिएगा। और ये वाला जो लाइन है ये तो पक्का याद रख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है पेपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो वो है गुजरात जो है सबसे लंबी तट रेखा है भारत की राज्य की। इसके बारे में देखते हैं, भारत में गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है जिसकी कुल लंबाई 1214.7 किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई भी याद रख लीजिएगा। और दूसरा देखते हैं, भारत में सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा और इसकी कुल तटीय लंबाई कितनी है? 160.5 किलोमीटर। तो इन दोनों को याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में ये लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाएगा, तो इसे भी याद रखिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन हुआ था 17 फरवरी 1951 को। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। तो इसका उद्घाटन हुआ कब था? तो 17 फरवरी 1951 को हुआ था। और किया किसने था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। यह भारत के विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में कार्य कर रहा है। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इसका राइट आंसर डी होगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अन्य जानकारियां देखते हैं इनके विषय में, समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। और इन्हीं विजय के कारण इन्हें विसेंट स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है द हेग में। इसके विषय में हमने आगे लिखना भूल गए हैं हम, तो इसके विषय में हम ऐसे ही जानकारी दे देते हैं आपको। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में वर्ष 1945 में की गई थी। कब की गई थी? 1945 में इसकी स्थापना की गई थी द हेग नीदरलैंड में। और इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो न्यायाधीशों की संख्या होती है 15, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो इनका कार्यकाल भी याद रख लीजिएगा, कार्यकाल होता है 9 वर्षों का, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक थे धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। इसका राइट आंसर ए, धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो सिर्फ संगीत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आंसर डी, ग्रैमी। ग्रैमी पुरस्कार है जो सिर्फ संगीत से संबंधित है। इसके बारे में और जानकारियां देखते हैं। ग्रैमी पुरस्कार वर्ष 1959 से दिया जाने लगा, यानी 1959 से इसे दिया जा रहा है। और ग्रैमी पुरस्कार प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार दिया किसके द्वारा जाता है? तो ये दिया जाता है नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। तो इसे भी याद रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो नवबौद्धवाद के प्रतिपादक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर आंसर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवबौद्धवाद के प्रतिपादक हैं। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। नवबौद्धवाद धर्म का एक संप्रदाय है जो भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित है। इस धर्म के सारे अनुयायी अंबेडकरवादी बौद्ध कहलाते हैं। इन बौद्धों को अंबेडकर द्वारा निर्धारित 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य होता है। तो इसमें कितनी प्रतिज्ञाएं सम्मिलित हैं? तो इसमें कुल 22 प्रतिज्ञाएं सम्मिलित है जिनका पालन करना अनिवार्य रूप होता है। तो और आगे देखते हैं, नवबौद्धवाद में जाति प्रथा, वर्ण भेद, लिंग भेद, अंधविश्वास आदि को कोई स्थान नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिंगित किस देश की मुद्रा है? तो रिंगित मुद्रा से संबंधित भी प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन, रिंगित किस देश की मुद्रा है? तो रिंगित है मलेशिया की मुद्रा है। कहाँ की? मलेशिया की मुद्रा कौन सी? रिंगित। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। मलय प्रायद्वीप पर स्थित कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। तो मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर, और इसकी मुद्रा है रिंगित। और अन्य देश की मुद्रा कौन कौन सी है? तो थाईलैंड की मुद्रा है बाहत, भूटान की मुद्रा है नेगलतुरम, और मालदीव की मुद्रा है रुपया। तो इन्हें भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ये किस अधिवेशन में कहा था इन्होंने? तो ये कहा था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसका राइट आंसर आंसर ए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसे भी याद रखेगा। अन्य जानकारियां देखते हैं इसके विषय में। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट कहा जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीत गोविंद किसने लिखा था? बार बार परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गीत गोविंद लिखा था जयदेव ने। किसने लिखा? जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है। इसके बारे में देखते हैं। जयदेव संस्कृत के महाकवि हैं जिन्होंने रतिमंजरी की भी रचना की। तो रतिमंजरी की रचना भी किसने की है? तो जयदेव ने ही की है। और जयदेव बंगाल के सेन वंश के अंतिम राजा लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। तो ये किसके आश्रित कवि थे? तो सेन वंश के अंतिम राजा लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? तो इसको स्थगित किया गया 1922 में। राइट आंसर आंसर बी, 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। और इसके विषय में अन्य जानकारियां हैं। तो चौरी चौरा की घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया था। तो गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, और जिसमें जो आंदोलनकारी थे जो पूरी पुलिस चौकी को जला दिए थे। और इस घटना से गांधी जी इतने आहत हुए थे कि उन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। तो अतः 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। तो इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है?
तो नौकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है ओडिशा से। आंसर होगा ए, ओडिशा से संबंधित है नौकलेश्वर उत्सव। इसके बारे में अन्य जानकारी देखते हैं। नौकलेश्वर उत्सव उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है। तो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर से संबंधित है ये। और इस नौकलेश्वर उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती इस उत्सव में। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो वह यूरोपीय समुदाय था पुर्तगाली। सर्वप्रथम भारत कौन आया था व्यापार करने? तो तब आए थे पुर्तगाली। इसके बारे में अन्य जानकारी देखते हैं। तो भारत के साथ व्यापार के लिए नया मार्ग समुद्र से खोजने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। तो सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही समुद्र मार्ग खोजा था भारत के लिए। जुलाई 1997 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने लिस्बन से अपनी यात्रा शुरू की तथा द केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के समुद्र तटीय नगर कालीकट में 20 मई 1498 को समाप्त किया। तो कब आया जो है कालीकट वास्को डिगामा जो है भारत में? तो 20 मई 1498 को। तो इसे जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम हो। और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। इसमें भी और भी क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।